Good morning students, I am your English teacher Miss Sapna. Today we will start our chapter number 4 from the book First Flight. The name of the chapter is From the Diary of Anne Frank and it is written by Anne Frank. Before starting the chapter, I want to give you some introduction about the Anne Frank. चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको एन फ्रैंक के बारे में बताना चाहूँगी. एन फ्रैंक जो है वो एक जूइश गर्ल है, यानी उसका जो रिलीजन है वो जूइश है और उसका जो जन्म है वो 12 जून 1929 को हुआ है और उसकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1945 में. एन फ्रैंक की जो फैमिली है उसमें मेनली उसके 5 मेंबर्स हैं. उसके माता पिता, उसकी बड़ी बहन, उसकी दादी और वो खुद. एन फ्रैंक जो है वो जर्मनी में रहती थी, बट जर्मनी में क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर नाजिस के द्वारा क्या कर दिया गया, हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से एन फ्रैंक और उसकी फैमिली को वहाँ से भागना पड़ा. और वो भाग कर कहाँ गए, वो पहुँचे एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है. वो एम्स्टर्डम पहुँचे. एम्स्टर्डम पहुँचने के बाद वहाँ पर एक सीक्रेट एनेक्स नाम की जगह थी, वहाँ पर जाकर वो छिप गए. एक्चुअली वो उसके पिता की ऑफिस बिल्डिंग थी. वो 2 साल तक वहाँ पर छिपे रहे और उसके बाद उन्हें ढूंढकर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया. कंसंट्रेशन कैंप होता है आपका शरणार्थी कैंप, जहाँ ऐसे शरणार्थी लोगों को रखा जाता है. उसके वहाँ जाने के बाद जो आपकी एन फ्रैंक है उसको एक टाइफस नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है. और उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी जो बड़ी सिस्टर है जिसका नाम है मार्गोट फ्रैंक, उसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है. तो उसकी पूरी फैमिली में जो सर्वाइव कर पाता है, जो बच पाता है, वो होता है उसका पिता, जिसका नाम है ओटो फ्रैंक. ओटो फ्रैंक जो है वो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अपने एम्स्टर्डम दोबारा जाता है और वहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, जो कि एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई थी. एन फ्रैंक ने इस डायरी में अपनी लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ में जो जो हैपन हुआ है, जो जो घटित हुआ है, उसके बारे में उसने लिखा हुआ था. तो उसके पिता जो है उसकी डायरी को पब्लिश करवा देते हैं और उसका एक नाम लिखते हैं, उसका नाम रखते हैं उस बुक का द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. ये जो बुक है, ये जो डायरी है, ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी एक्चुअल में. और ये जो बुक है ये दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली सबसे प्रसिद्ध बुकों में से एक है. और जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये उसका कुछ अंश है. तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं. राइटिंग इन ए डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. यानी कि एन फ्रैंक क्या कह रही है कि डायरी में लिखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, बहुत ही ज़्यादा अजीब अनुभव था उसके लिए. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. एक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर, म्यूजिंग. म्यूजिंग क्या होता है, थॉट ऑफ समवन, किसी के विचार जो होते हैं. अब उसे डायरी में लिखना जो था वो स्ट्रेंज क्यों लग रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि उसकी डायरी को जो भी लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, या वो खुद भी जो है वो उसकी बातों में जो, या जो विचार वो उसमें लिख रही है उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे. क्योंकि जो एन फ्रैंक है वो 13 साल की लड़की है और 13 साल की लड़की के विचारों को जानने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, ऐसा उसने पहले सोचा डायरी में लिखने से पहले. वेल, इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. पर वो सोचती है कि जब मैंने सोच लिया है कि मुझे डायरी लिखनी है तो मुझे लिखनी ही है, और मेरे अंदर जो भी चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, उसकी सैडनेस है, उसकी हैप्पीनेस है, वो सब चीज़ें वो बाहर निकालना चाहती थी. तो इन सब चीज़ों के लिए उसने क्या सोचा कि मैं अपनी अंदर के इमोशंस को बाहर कैसे निकाल सकती हूँ, थ्रू राइटिंग ऑन अ डायरी. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. एक दिन वो अपने घर में ऐसे ही बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही थी, बेचैन थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो घर के अंदर ही रहे या घर के बाहर जाए. तो वो ऐसे ही थिंक कर रही थी, सोच रही थी. और जब वो थिंक कर रही थी तो उसकी पोजीशन क्या थी, उसने अपने हाथों को अपने चिन पर इस तरह से रखा हुआ था और वो कुछ गहरी सोच में डूबी हुई थी. और वो उस समय क्या कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी जो कागज़ होता है उसमें ज़्यादा धैर्य होता है एज़ कम्पेयर टू लोग जो हैं, एज़ कम्पेयर टू पीपल जो हैं. अब उसका ये कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप
अपने विचार जो अपनी पर्सनल फीलिंग जो है अपने किसी फ्रेंड के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि वो रोज़ रोज़ आपकी फीलिंग को सुनकर क्या हो जाए, बोर हो जाए, या वो आपको कहे कि आप रोज़ ही एक बात करते हो, इस तरह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। बट आप अपनी फीलिंग्स को एक पेपर में, चाहे आप कितना भी लिखें, चाहे रोज़ रोज़ लिखें, वो पेपर जो है वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि वो इन बातों से बोर हो चुका है या कुछ और, वो कुछ नहीं कहेगा। तो इसलिए वो क्या कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। Yes, I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook blindly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। अब वो जो अपनी डायरी है उसको स्टिफ्ड बैक कह रही है। स्टिफ्ड बैक का मतलब होता है जो उसके ऊपर गत्ता लगा हुआ है वो पूरी तरह से स्टिफ्ड है। तो वो क्या कहती है कि उसकी जो डायरी है वो बहुत प्रीसियस है उसके लिए, और उस डायरी में जो भी कुछ वो लिखने जा रही है, जब तक उसे एक ट्रू फ्रेंड नहीं मिलता, रियल फ्रेंड नहीं मिलता, तब तक वो अपनी डायरी की जो भी राइटिंग्स है वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। बट वो उसमें लिखेगी ज़रूर। वो क्यों लिखना चाह रही है? क्योंकि अभी तक उसकी लाइफ में कोई रियल फ्रेंड, उसको सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त जो है वो उसको अभी तक नहीं मिला है। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. उसके बाद वो कहती है एक चीज़ है जो मुझे बार बार उत्तेजित करती है कि मैं डायरी में लिखना शुरू करूं, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि उसके पास अभी तक कोई रियल फ्रेंड नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब वो बातों को और स्पष्ट रूप से कहते हुए ये कहना चाहती है कि इस दुनिया में कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की जो लड़की है वो बिल्कुल अकेली है। And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. और उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि इस पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं है, यानी कि उसकी फैमिली नहीं है, उसके सगे संबंधी नहीं है। वो कहना चाहती है कि उसे रियल फ्रेंड नहीं मिला अभी तक। बट वो आगे कह रही है कि उसकी भी एक लविंग फैमिली है, उसकी एक बड़ी सिस्टर है जो 16 साल की है, उसका नाम मार्गोट फ्रैंक है, और 30 ऐसे लोग हैं जिसे वो अपने फ्रेंड्स कहती है, यानी जिनके साथ वो इंजॉय करती है। I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. अब वो कहती है कि मेरी एक लविंग फैमिली भी है जिसमें सभी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट मुझे उस एक व्यक्ति की तलाश है, उस सच्चे मित्र की तलाश है जिसके साथ मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को क्या कर सकूं, शेयर कर सकूं, और वो अभी तक उसे नहीं मिला है। Then all I think about when I am with my friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. और ऐसा भी नहीं है कि जब वो अपने 30 फ्रेंड्स के साथ होती है तो वो इन्जॉय नहीं करती, वो पूरी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय करती है, बट वो उनके साथ वही चीज़ें शेयर करती है जो ऑर्डिनरी थिंग्स होती है। ऑर्डिनरी थिंग्स का मतलब है जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं वही वो उनके साथ शेयर करती है, मगर जो उसकी इनर फीलिंग्स है, इनर इमोशंस जो है वो उनके साथ शेयर नहीं करती। तो उसे उस फ्रेंड की तलाश है जिसके साथ वो उसे शेयर कर सके। We don't seem to be able to get any closer and that's a problem. Maybe it's my fault and we do not confide in each other. Confide क्या होता है? जब आप किसी पर्सन को अपनी सीक्रेट जो है वो शेयर कर सके। तो वो क्या कहती है कि जब भी मैं उन फ्रेंड से मिलती हूँ तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं अपने इनर इमोशंस को उन्हें दिखा सकूँ, और हो सकता है कि इट इज़ माई फॉल्ट, और हो सकता है कि ये मेरा फॉल्ट हो। क्यों वो ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि जो पीपल होते हैं, आपकी जो लोग होते हैं, उनमें एक उनकी पर्सनैलिटी पाई जाती है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि जो आपकी एन फ्रैंक हो वो इंट्रोवर्ट हो, तो इसीलिए वो ये जो सारा ब्लेम है वो खुद को दे रही है, ना कि अपने फ्रेंड्स को। In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. अब वो कहती है कि आज तक 13 ईयर की वो हो चुकी है, उसे कोई सच्चा फ्रेंड नहीं मिला, तो चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। यानी किसी व्यक्ति का जो नेचर है वो बहुत रेयरली बदलता है, तो उसका भी नेचर ऐसा है, उसे अभी तक कोई फ्रेंड नहीं मिला, तो हो सकता है कि आगे भी उसे कोई अपना ट्रू फ्रेंड उसे ना मिले। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा एक डायरी को ही क्या ना ट्रू फ्रेंड बनाया जाए और उसमें अपने इमोशंस को लिखा जाए। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty.
अब वो कहती है कि नॉर्मली जब लोग जो है वो डायरी लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं, सारी चीज़ सिस्टमैटिक वे से लिखते हैं। वो आपकी एन फ्रैंक जो है वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, बट उसे डायरी तो लिखनी पड़ेगी और वो डायरी लिखना भी चाहती है, उसकी विलिंगनेस है। तो उसने उस डायरी को डायरी ना समझकर उसे क्या समझा, अपना फ्रेंड समझा और उसे एक नाम भी दिया, उसे नाम दिया उसने किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my much as I dislike doing so. Plunge होता है write down। अब देखिए, जब आप किसी की राइटिंग्स को पढ़ना शुरू करते हैं, अगर चीज़ें सिस्टमेटिक वे से ना लिखी हो तो आपको वो राइटिंग्स वगैरह समझ में नहीं आएगी। तो एन क्या कहती है कि अगर आगे आने वाले समय में कोई मेरी इस डायरी को पढ़ता है तो उसे सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो डायरी लिखने से पहले, अपने लाइफ के जो उसका आज का दिन है उसे कंटिन्यू करने से पहले, वो अपनी लाइफ के बारे में, यानी उसकी फैमिली में कौन कौन है उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहती है। हालांकि उसे ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। एन फ्रैंक जो है वो अपने पिता ओटो फ्रैंक से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, सबसे ज़्यादा प्यार वो उन्हीं से करती है। तो उन्होंने, एन फ्रैंक ने अपने पिता को क्या बताया, मोस्ट एडोरेबल, यानी सबसे ज़्यादा प्यारा जो व्यक्ति होता है वो कहती है कि ओटो फ्रैंक ने एन की जो मदर है उनसे कब तक शादी नहीं की, जब तक कि वो 36 ईयर की नहीं हुआ और उसकी जो मदर थी वो 25 ईयर्स की नहीं हुई। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। जो उनकी सिस्टर है मार्गोट फ्रैंक, उनका जन्म हुआ है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पे और उनका जन्म हुआ था 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और आपकी एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ, 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4 और वो 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में ही रहती है। कौन, एन फ्रैंक। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उसके पिता जो हैं वो 1933 में कहाँ चले जाते हैं, हॉलैंड चले जाते हैं। माई मदर एडिथ होल्डर फ्रैंक, ये उसकी मदर का पूरा नाम है, एडिथ होल्डर फ्रैंक। Went him with to Holland in September while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. जो एन की मदर है वो सितंबर में कहाँ चली जाती है, हॉलैंड चली जाती है। और जो एन फ्रैंक है और उसकी सिस्टर जो है मार्गोट फ्रैंक, वो कहाँ चले जाते हैं, वो आचन नाम की सिटी में चले जाते हैं। ये सिटी कहाँ है, ये जर्मनी में है। वहाँ चले जाते हैं। वहाँ कौन रहता है, वहाँ एन फ्रैंक की दादी रहती है। मार्गोट वेंट इन हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। तो मार्गोट जो है वो हॉलैंड कब जाती है, वो दिसंबर में जाती हैं और एन फ्रैंक कब जाती है, फरवरी में जाती है। यानी अब जो उनकी पूरी फैमिली है वो हॉलैंड पहुंच चुकी है। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, plunked down का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी पर्सन को या किसी चीज़ को किसी के सामने रखना। तो वो एन फ्रैंक क्या कह रही है यहाँ पर कि मार्गोट का बर्थडे आने वाला था तो मुझे जो है एज ए प्रेजेंट, एज ए गिफ्ट उसके सामने रख दिया गया। यानी मेरी जो देखभाल है वो कौन करेगी, मार्गोट फ्रैंक। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो वहाँ पर जाकर, हॉलैंड जाकर उसने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन लिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 और वो वहाँ कब तक रही, जब तक कि वो 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेती हैं। इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वॉज मिसिस कुपेरस। और जब वो 6th क्लास में पहुँचती हैं तो उसकी जो हेड टीचर थी उसने उसका नाम भी बताया यहाँ पर, उनका नाम है मिसिस कुपेरस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जैसे ईयर का सेशन का एंड होता है, यानी कि साल ख़त्म होता है, तो जो एन फ्रैंक और उसकी जो हेड टीचर है मिसिस कुपेरस, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई थी। तो जैसे ही हेड मिस्ट्रेस का जाने का समय होता है, वो एक फेयरवेल देके उन्हें विदा कर रहे थे, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। किस किस की आंखों में, हेड टीचर की आंखों में और एन फ्रैंक की आंखों में। इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with a little celebration. 1941 की गर्मियों में क्या होता है, जो एन फ्रैंक की दादी है वो क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है और उन्हें ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो उस ईयर में जो आपकी एन फ्रैंक, उसका जब जन्मदिन होता है तो उसे लिटिल सेलिब्रेशन के साथ मनाया जाता है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा की मृत्यु कब हो जाती है, 1942
1942 में जनवरी के मंथ में। नो वन नोज़ हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। एन फ्रैंक कहते हैं कि कोई नहीं जानता कि मैं अपनी दादी माँ से कितनी ज़्यादा अटैच थी या उन्हें कितना प्यार करती थी, और आज भी उनको मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other in grandma's candle was lit along with the rest। और 1942 में जब उसका बर्थडे आया तो वो ग्रेट सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया और दादी जी की तरफ से भी एक मोमबत्ती जो थी उसके बर्थडे पर लगाई गई। The four of us are still doing well and that brings me to the present date of 20th June 1942। अब वो क्या कह रही है कि फोर कौन है यहाँ पर, उसके पिता ऑटो फ्रैंक, उसकी मदर एडिथ फ्रैंक, उसकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक और वो खुद, चारों जो है वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जी रहे थे। और आज का दिन आ गया यानी 20th जून 1942, यानी आज के दिन से वो अपनी डायरी को लिखना शुरू करेगी। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, सोलमन का मतलब होता है सीक्रेट, यानी कि वो अपनी जो फीलिंग्स है, वो कैसा फील करती है, उसकी इमोशंस जो है, आज से वो इस डेट से वो अपनी डायरी में लिखना शुरू कर रही है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।